दोस्तों आज की डेट है 6 नवंबर 2020 और स्वागत है आपका यूपीएससी पीएससी एग्ज़ाम मंथन में। आइए शुरू करते हैं आज का डेली करंट अफेयर्स मंथन। हमारा आज का पहला न्यूज़ आर्टिकल मिशन सागर से रिलेटेड है, मिशन सागर 2 से रिलेटेड है। आइए देखते हैं कि इस न्यूज़ का कंटेक्स्ट क्या है। इस न्यूज़ का कंटेक्स्ट है कि अभी रिसेंटली इंडिया ने मिशन सागर 2 लॉन्च किया है, जो कि एक नवल शिप है, एरावत नाम की एक नवल शिप है, इसके थ्रू शुरू हुआ है और यह रिलेटेड है सूडान, साउथ सूडान और इरिट्रिया और डिजिबूटी, ये 4 देशों से मेनली रिलेटेड है। आइए हम समझते हैं कि आखिर मिशन सागर की ज़रूरत क्या थी, इसके पहले ये कब लॉन्च किया गया था तथा इसके साथ में क्या क्या हम प्रोवाइड करता है इंडिया अपने फ्रेंडली नेशंस को। तो मिशन सागर 1 जो था, मिशन सागर 1 मई जून 2020 में लॉन्च किया गया था और यह मेनली मालदीव्स, मॉरिशस, सीएचएल्स, मैडागास्कर और कॉमरस, ये इन देशों के लिए शुरू किया गया था। इनमें इस पर्टिकुलर मिशन में यहाँ पे इंडिया ने फूड और मेडिसिन्स जो कि कोविड-19 पेंडेमिक के लिए इम्पॉर्टेंट थी, वो सारी इन देशों में भिजवाई थी। तो इसी मिशन को आगे बढ़ाते हुए भारत ने मिशन सागर 2 लॉन्च किया है और अब यह सूडान, साउथ सूडान, डिजिबूटी और इरिट्रिया, ये चारों कंट्रीज़ के लिए लॉन्च किया गया है, जिसमें कि हम नेचुरल कैलामिटीज़ और कोविड-19 पेंडेमिक से रिलेटेड जो हेल्प इंडिया कर सकता है इन देशों को, वो इंडिया हेल्प कर रहा है। और यहाँ के लिए इसके थ्रू ये लोग मेडिसिन हो गई, फूड आइटम्स हो गए और जो एसेंशियल चीज़ें हैं जो कि रिक्वायर्ड है, जैसे कि पीपी किट हो गया या फिर ऐसे और भी जो दूसरे एसेंशियल चीज़ें हैं और हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो यहाँ से इंडिया भेज रहा है। आइए अब देखते हैं कि सूडान, साउथ सूडान और जो बाकी जो देश जहाँ पे मिशन सागर 2 लॉन्च किया गया, वो मैप में कहाँ आते हैं वर्ल्ड मैप में। अगर हम देखें तो सूडान जो है वो रेड सी को टच करता हुआ एक देश है, जो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं। साउथ सूडान ये कि कम्प्लीटली लैंड लॉक्ड कंट्री है, जो कि सारी तरह से दूसरे देशों से घिरा हुआ है और कहीं भी इसकी सीमाएं समुद्र को टच नहीं कर रही होती हैं। और हम देखें तो इरिट्रिया और डिजिबूटी और यहाँ पे आपका सोमालिया भी है। तो यहाँ पे आपको ये सारी कंट्रीज़ की लोकेशंस को अच्छे से याद रखना है, क्योंकि कई बार यूपीएससी और पीएससी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सी कंट्री रेड सी को छू रही होती है या नहीं छू रही होती है, कौन सी कंट्री मेडिटेरियन सी को छू रही होती है, कौन सी कंट्री आपका पर्शियन गल्फ को छू रही होती है। तो आप अगर मैप में इन सारी लोकेशन को अगर बार बार देखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में चीज़ें सेटल होती जाती है। इसके साथ ही साथ आप इन कंट्रीज़ की कैपिटल्स को भी देखना शुरू करिए, ताकि ये प्रोसेस धीरे धीरे ग्रेजुअली इवॉल्व होता है और आपके दिमाग में धीरे धीरे चीज़ें बैठ जाती हैं। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक रिलेटेड है रेरा से, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी से। इस न्यूज़ का क्या है कंटेक्स्ट? इस न्यूज़ का कंटेक्स्ट ये है कि अभी रिसेंटली जो हरियाणा रेरा है, उसने ब्रोकरेज चार्जेस, जो कि जो रियल एजेंट के जो ब्रोकर्स होते हैं उनके चार्जेस जो हैं वो फिक्स कर दिए हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। वहाँ पे ये चार्जेस 0.5% कमीशन जो है वो फिक्स किया है और जो कि बायर्स और सेलर्स दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा। अगर हम देखें तो जो रेरा है वो मई 2016 में लॉन्च किया गया था। इसका मेन पर्पस आप ये ऐसे समझिए कि एक ऐसी रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो कि पूरे रियल एस्टेट सेक्टर में ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी ये लेके आने की कोशिश कर रही होती है, क्योंकि ये इंडस्ट्री इतनी वाइड है और ओपेक है। यहाँ पे बाहुबली या दबंग या ऐसे लोगों का हमेशा बोलबाला रहा है, तो ऐसे इंडस्ट्री को रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी था। इसलिए 2016 में एक रेगुलेटरी बॉडी बनाई गई और इस रेगुलेटरी बॉडी के थ्रू डिफरेंट स्टेट्स को एक ब्लूप्रिंट दिया गया, ताकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट एक लॉ बनाएगी और इसी लॉ के हिसाब से हर स्टेट अपना एक लॉ बनाता जाएगा। तो इसीलिए ये जो कम्प्लीटली रेरा है वो पिक्चर में आया था और इससे हमने देखे हैं कि कई फ़ायदे हुए हैं। अगर हम रेरा के मेन प्रोविजंस देखें तो रेरा ऐसे सारे प्लॉट्स पे या ऐसे सारे अपार्टमेंट्स पे या ऐसे सारे बिल्डिंग्स पे एप्लीकेबल होता है जिनकी साइज़ होती है 500 स्क्वायर मीटर या फिर वो 8 अपार्टमेंट से मिलके बने होते हैं। ये देश के सारे राज्यों में एप्लीकेबल होता है एक्सेप्ट जम्मू और कश्मीर को, और हर राज्य का अपना एक रेगुलेटर होता है, लेकिन ये रेगुलेटर जो सेंटर की गाइडलाइंस होती है उनके आधार पर ही बनाया जाता है।
उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे जो एजेंट्स होते हैं, एजेंट्स को अब खुद को जाके रेरा के अंदर रजिस्टर करना होगा, और कोई भी ट्रांजेक्शन करने के पहले ये जो एजेंट्स होंगे इनको कोई भी ट्रांजेक्शन करना होगा तो उसे पहले रेरा से अनुमति लेनी होगी और बताना होगा कि वो ये ट्रांजेक्शन कर रहा है, ताकि वो इसके एम्बिट में प्रॉपरली आ सकें। और जो डेवलपर्स होंगे, अगर वो कोई भी एडवर्टाइज करना चाहते हैं, मार्केटिंग करना चाहते हैं अपने फ्लैट्स की, अपने बिल्डिंग्स की या अपने प्रोजेक्ट्स की, तो उन्हें अपने आप को रेरा के अंदर जाके रजिस्टर करना होगा। और अगर ऐसा कोई भी काम किया जाता है जो कि इन रेरा की गाइडलाइंस के अगेंस्ट होता है, तो वो प्रोजेक्ट जो है वो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट ही कैंसिल किया जा सकता है। और जो डेवलपर्स को यहाँ पे इस रेरा के थ्रू अकाउंटेबल बना दिया गया है, जो भी उनकी सेल सर्विसेज होती हैं। और अगर स्ट्रक्चरल डैमेजेस और 5 साल के अंदर कोई भी स्ट्रक्चरल डैमेजेस होता है बिल्डिंग्स में, तो इसके लिए जो डेवलपर्स होंगे वो रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो ये मेन प्रोविजंस थे जो कि आपको एक मोटा मोटी तौर पर याद रखने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारी अगला न्यूज़ आर्टिकल रिलेटेड है 16 साइकी से। आखिर ये 16 साइकी है क्या? 16 साइकिल हम ये देखना शुरू करते हैं कि अभी रिसेंटली अगर इस न्यूज़ का कंटेक्स्ट देखें, इस न्यूज़ का कंटेक्स्ट है कि नासा के जो स्पेस वैज्ञानिक हैं उन लोगों ने एक ऐसा एस्टेरॉइड जो कि पोटैटो के शेप का है, ये खोजा है, जो कि कंप्लीटली मेटल से बना हुआ है। और अगर इसका फुल पोटेंशियल हार्नेस किया जाए तो इसका फुल पोटेंशियल ऑलमोस्ट 10,000 क्वाड्रिलियन डॉलर के इक्वलेंट है, जो कि पूरी अर्थ की अभी जितने भी देश हैं उन सब की इकोनॉमी के बराबर है अगर इसे पूरा पूरा हार्नेस कर लिया जाए तो। और ये जो एस्टेरॉइड है, ये एस्टेरॉइड 16 साइके जो एस्टेरॉइड है वो मार्स और जुपिटर इन 2 ग्रहों के बीच में अभी स्थित है। तो हमें ये दोनों चीज़ें याद रखनी है कि मार्स और जुपिटर के बीच में है। आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 16 साइकी क्या है, या फिर अगर वो ऑप्शंस में दे दिए जाएं कि कोई साइकोलॉजिकल बीमारी से रिलेटेड कोई दवा है या फिर साइकोलॉजिकल बीमारी से रिलेटेड कोई रिसर्च है, तो आपको याद रखना है कि ये पोटैटो शेप का एक एस्टेरॉइड है और नासा के वैज्ञानिकों ने इसको सबसे पहले 1853 में खोजा था। चलिए अगले न्यूज़ आर्टिकल पे आते हैं। अगला न्यूज़ आर्टिकल हमारा रिलेटेड है इनहेंस पिनाका रॉकेट से। इनहेंस पिनाका रॉकेट हमारे इंडिजिनसली बिल्ड रॉकेट टेक्नोलॉजी है, जो कि शॉर्ट रेंज के जो रॉकेट बनाए जाते हैं इंडिया में उससे संबंधित है। इसे भारत में डीआरडीओ ने डेवलप किया है और रिसेंटली अभी इसमें टेस्ट फायर किया गया था। चांदीपुर जो कि उड़ीसा में एक कोस्ट है, वहाँ से इसे टेस्ट फायर किया गया था। तो आपको याद रखना है कि 60 से 90 किलोमीटर इस पिनाका रॉकेट की रेंज है और ये इंडियन आर्मी इसको जल्दी ही इंडक्ट करने वाले हैं अपने ऑपरेशंस में। और इसके साथ ही साथ जो पिनाका रॉकेट है वो एग्जिस्टिंग जो पिनाका MK1 जो रॉकेट्स हैं उनको रिप्लेस कर देगा। अगर ये जो भी टेस्ट किए जा रहे हैं, अगर ये टेस्ट सक्सेसफुल हो जाते हैं तो इवेंचुअली ये जाके रिप्लेस करेगा पिनाका MK1 रॉकेट्स को। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक रिलेटेड है राइस फोर्टिफिकेशन से। हम समझते हैं कि आखिर राइस फोर्टिफिकेशन क्या होता है और इस न्यूज़ का क्या कंटेक्स्ट है। इस न्यूज़ का ये कंटेक्स्ट है कि अभी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड पायलट स्कीम एक लॉन्च की गई है, जो कि जो अपना PDS सिस्टम के थ्रू फोर्टिफाइड राइस जो होगा, जिसमें कि डिफरेंट विटामिन होंगे, मिनरल्स होंगे, वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। आपको पता ही होगा कि जो इंडिया है वहाँ पे माल न्यूट्रिशन का परसेंटेज सबसे अधिक है, यहाँ पे पुअर्टी भी बहुत ज़्यादा है। इस कारण से लोग ऐसे ग्रेन्स को, ऐसे दालों को या फिर ऐसे फल फ्रूट्स को खा नहीं पाते हैं जिनमें कि विटामिन अवेलेबल होते हैं। तो इस चीज़ को, कमी को दूर करने के लिए ये फोर्टिफाइड राइस इंट्रोड्यूस किया गया है। ये जो फोर्टिफाइड राइस की जो स्कीम है, ये पायलट स्कीम को अप्रूव किया गया है 2019-20 के स्टार्टिंग से। इस चीज़ को अप्रूव कर दिया गया है और ये 3 सालों के लिए ये चलती रहेगी। और अगर राइस फोर्टिफिकेशन के बारे में हम देखें तो राइस फोर्टिफिकेशन क्या होता है? राइस फोर्टिफिकेशन एक डेलिबरेटली एक इंक्रीज करने की एक मेथोडोलॉजी होती है, जिसमें हम राइस के अंदर विटामिन और मिनरल्स जो कि ट्रेसेबल होते हैं उनको उसमें इंट्रोड्यूस किया जाता है और इससे इसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी को जो है फूड सप्लाई में इंक्रीज किया जाता है, जो कि PDS सिस्टम के थ्रू होगा, जिससे जो माल न्यूट्रिशन हो गई, इन सारी प्रॉब्लम्स को हमें सॉल्व करने में हेल्प होती है। अगर हम देखें कि राइस फोर्टिफिकेशन की ज़रूरत क्या है, तो हमने अभी ऑलरेडी डिस्कस किया है कि जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है उनको इसके थ्रू हम
आसानी से गरीबों तक और अधिक से अधिक जनता तक पहुंचा सकते हैं। अगर हम देखा जाए तो फोर्टिफाइड राइस में विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B12, फोलिक एसिड, आयरन और जिंक जैसे सब्सटेंसेस होते हैं। यहाँ पे सिर्फ कुछ नाम दिए हुए हैं, इसके अलावा भी और भी दूसरे मिनरल्स और विटामिन इसमें इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं। चलिए हमारा अगले टॉपिक पे चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक रिलेटेड है वाटर रिस्क फिल्टर से। आखिर क्या है इस न्यूज़ का कंटेक्स्ट? इस न्यूज़ का कंटेक्स्ट ये है कि वर्ल्ड वाइड फंड WWF, जो कि एक NGO है, उसने अभी एक रिपोर्ट लॉन्च करी है जो कि 100 सिटीज़ जहां पर सीवियर वाटर रिस्क में आती हैं ऐसी सिटीज़, उनको यहाँ पे रखा गया है। तो इन सिटीज़ में 100 सिटीज़ में इंडिया और चाइना, ये दोनों की मैक्सिमम नंबर ऑफ सिटीज़ हैं, वो यहाँ पे 30 से ज़्यादा सिटीज़ यहाँ पे इस पर्टिकुलर 100 सिटीज़ के लिस्ट में इंट्रोड्यूस की गई है। तो हम इसके बारे में और आगे देखते हैं कि इस जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट पब्लिश की गई है, इसका टाइटल क्या है। इसका टाइटल है वर्ल्ड रिस्क सिनेरियो। जो वर्ल्ड रिस्क सिनेरियो है, अलाइंड सिनेरियो टू हेल्प द कंपनीज एंड इन्वेस्टर टू टर्न द रिस्क इनटू रेजिलियंस। और कौन इसको पब्लिश करता है ये अपन ने देख ही लिया है, वर्ल्ड वाइड फर्म। जहाँ कहीं ऐसी कोई भी रिपोर्ट आती है, आपको ये जानना जरूरी है कि उसका पब्लिशर कौन है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली उठ के आते हैं। लास्ट ईयर CGPSC और लास्ट ईयर MPPSC में भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। UPSC में यूजुअली 1 से 2 क्वेश्चन इन रिपोर्ट्स के ऊपर होता ही है। अगर इस रिपोर्ट की अगर हाइलाइट्स वाली जो मुख्य जो फैक्ट्स हैं वो अगर देखे जाएं तो है कि मोर देन हाफ ऑफ द आइडेंटिफाइड सिटीज़ आर फ्रॉम इंडिया एंड चाइना। सिटीज़ नीडेड टू इन्वेस्ट मोर इन द नेचर बेस्ड सोल्यूशंस। जो सिटीज़ को अब नेचर बेस्ड सोल्यूशंस पे अधिक से अधिक इन्वेस्टमेंट करना होगा। रिवर के हेल्थ को सुधारना होगा, उनके बेसिस को अच्छा करना होगा, वेटलैंड को ज़्यादा अच्छे से बनाना होगा, और वाटर शेड्स हैं उन सबको बनाना होगा। जो स्टॉप डैम हमने देखे हैं कई बार कि अपनी नदियों पे स्टॉप डैम बने होते हैं, वो भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है। और उसके साथ में वेटलैंड जो होगा, वेटलैंड अगर आप देखा जाए तो अपने तालाब हो गए या फिर पोर्स हो गए, तो ये आपको अच्छे से इनकी क्वालिटी को मेंटेन रखना होगा। अगर हम WWF के बारे में देखें तो WWF एक NGO है और इसे फाउंडेड इसे किया गया था 1961 में। इसका हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। और अगर एम देखें तो वाइल्डनेस प्रिजर्वेशन और रिडक्शन ऑफ द ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट पर ह्यूमन इम्पैक्ट जो है उसको इसे कम करने का इसका मेन गोल है। और ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन है, ये पॉइंट याद रखने वाला है। एक तो आपको NGO पता होना चाहिए, 1961 में इसको लॉन्च किया गया था, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। ये बेसिक चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये WWF और कौन कौन सी ऐसी रिपोर्ट्स पब्लिश करता है। तो एक है लिविंग रिपोर्ट, प्लेनेट रिपोर्ट, अर्थ आवर ऑलरेडी UPSC और PSC के एग्जाम से पूछा जा चुका है। डेप्थ फॉर नेचर स्वैप्स ये है। मरीन स्टेप वर्डशिप काउंसिल है एक, और ये लॉन्च किया, इसने रिपोर्ट लॉन्च करता है। हेल्दी ग्रोन पोटैटो। तो ये सारे रिपोर्ट्स के नाम आपको पता होने चाहिए जो कि WWF लॉन्च करता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए हमारे पास इतने ही टॉपिक थे। थैंक यू फॉर द डिस्कशंस।